हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय है और बाकी सभी न्यायालय इसके लिए बाध्यकारी है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वो बाकी कोर्ट को मानना पड़ेगा। ये सबसे फाइनल कोर्ट है, हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है हमारे देश का, समझ गए, जो कि खुद के डिसीजन को रिव्यू भी कर सकता है, ओके, और दूसरों के हाई कोर्ट के डिसीजन को भी चेंज कर सकता है। कितने जज होते हैं भाई? एक तो होता है सीजीआई और साथ में 30 जज, तो टोटल कितने हो गए? 31 क्या होते हैं जजेस होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये तो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि सबसे बड़े जज होते हैं, और साथ में क्या है 30 और जज हमारे यहाँ पे होते हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप इसे ध्यान रखेंगे। इसका एस्टैब्लिशमेंट जब हुआ था ना, ये एक्चुअली में 1935 में हुआ था। वैसे 1935 में इसको बोला करते थे पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इसको कहा जाता था। फिर बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो बन गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 28 जनवरी 1950 को, तिलक मार्ग पे नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जजेस की स्ट्रेंथ मैंने आपको बताई दी है। अब चलते हैं आगे की तरफ दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पावर जो है इन्हीं के पास में, समीक्षा की शक्ति भी है। संविधान के प्रावधान और योजनाओं के विपरीत विधायी और कार्यकारी कार्रवाई को रद्द करने के लिए, राज्यों की भी शक्ति का वितरण करने के लिए संविधान द्वारा गारंटी दिए गए मौलिक अधिकारों के लिए यहाँ पे केस करे जाते हैं, ठीक है। ये सारे केस इसी के पास में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 124 से 147। अनुच्छेद 124 क्या बोलता है दोस्तों कि हमारे देश में क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी जाएगी और संविधान भी बनाया जाएगा। तो हमारे देश में क्या होगा, एक मुख्य न्यायालय होगा जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे और क्या होंगे, कई सारे न्यायाधीश भी और भी होंगे। एक तो सबसे मुख्य न्यायाधीश होगा और कई सारे क्या होंगे, न्यायाधीश भी होंगे। जब हमारा संविधान बना था तब 7 हुआ करते थे चीफ जस्टिस, मतलब जजेस। आज टोटल कितने हो चुके हैं? 31 हो चुके हैं। उस टाइम पे 7+1 थे, अभी 30+1 हो चुके हैं, समझ गए। और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, उनको नियुक्त किया जाएगा, ओके। और जितने हाई कोर्ट के जज हैं उनको भी प्रेसिडेंट द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा ही अपॉइंट किया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज की जो कार्यकाल होता है दोस्तों, वो कितने साल का होता है? 65 ईयर। या तो आप 65 ईयर के हो जाओ या फिर 5 साल आपने जज बन के निकाल दियो, तो या तो 5 साल या 65 ईयर। लेकिन दोस्तों हाई कोर्ट के अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ओके। 5 साल वाला कुछ ऐसा नहीं है, जैसे 5 साल वाला आप रिमूव कर सकते हो। 65 वाला एज वाला ज़्यादा ज़रूरी है, 5 साल वाला नहीं है। 5 साल वाला तो मेरे को वो वाला जाना गया था, ठीक है, विजिलेंस वाला। तो विजिलेंस के अंदर होता है 5 साल और 65 ईयर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होता है? 65 साल होती है। 65 ईयर जब तक आप 65 ईयर के नहीं हो जाते, जब तक आप जज रह सकते हो। लेकिन हाई कोर्ट के अंदर जो है वो कितनी है? 62 ईयर है। हाई कोर्ट के अंदर कितनी है? 62 ईयर है रिटायरमेंट की। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 65 है, ठीक है, चाहे वो 3 साल के लिए हो, 4 के लिए हो, 5 साल के लिए हो या 6 साल के लिए हो, वो फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए। तो ये बात ध्यान रखिएगा। वो मैंने आपको विजिलेंस जो होते हैं ना, इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होते हैं, जो हमारे, उनकी होती है 5 साल और 65, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज में 65 ही एज होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। योग्यता की बात करें दोस्तों, तो योग्यता के अंदर सबसे पहले क्या होना चाहिए? हमारे देश का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। या इसके अलावा 5 साल के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, यानी कि हाई कोर्ट का क्या हो? जज हो। या तो 5 साल तक तो या तो वो किसी हाई कोर्ट का जज रहे, या 10 वर्षों तक क्या रहे? हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट रहे। अगर 10 साल से वो एडवोकेट है हाई कोर्ट का, ठीक है, तो ये भी आपका, ये भी पैरामीटर हो सकता है। या तो भाई हाई कोर्ट के अंदर 5 साल जज रह जाओ या 10 साल वकील रह जाओ, ठीक है। एक तो 2 पैरामीटर तो ये हो गए, एक तो पहला हो गया 5 साल का, दूसरा हो गया 10 साल का, और तीसरा वाला जो कि आज तक कभी अपनाया नहीं गया वो क्या है कि प्रेसिडेंट की नज़र में आप क्या हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त क्या हो? अधिवक्ता हो, ठीक है।
यानी कि न्यायविद हो, अधिवक्ता नहीं न्यायविद, प्रतिष्ठित न्यायविद, यानी कि राष्ट्रपति की राय में आप बहुत बड़े नॉलेजेबल पर्सन हो, आपको अपरंपार ज्ञान हो, तब क्या कर सकता है, राष्ट्रपति आपको बना सकता है। ठीक है, और अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि किसी प्रतिष्ठित न्यायविद को बना दिया गया और राष्ट्रपति द्वारा, हाई कोर्ट से ही बनाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली। जैसे कल को मान लो प्रेसिडेंट को लगता है कि राम जेठमलानी जी जो है वो जज बनने लायक है सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त ज्ञान है इनके पास में, न्यायविद है, तो उनको बना सकते हैं। तो ये प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। तो 3 जो आपको ये नंबर मैंने लिखे हैं ना, ये 3 नंबर आपको पता होने चाहिए योग्यता के अंदर, किसके, सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने को लेकर। अब अगर मैं बात करूं जज जो है सुप्रीम कोर्ट के कैसे हटाने हैं, तो दोस्तों देखिए, जैसे कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान होता है, उसी तरीके से जो है क्या करना पड़ता है, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को हटाना पड़ेगा, यानी कि मेजॉरिटी आपको दोनों हाउसेज में लानी पड़ेगी, और वो भी कितनी, 2/3 बहुमत। ठीक है, 2/3 बहुमत आपको चाहिए होगा, और ठीक है, दुर्व्यवहार या फिर अक्षमता के आधार पर आपको हटाया जाएगा, या तो दुर्व्यवहार के तौर पे या अक्षमता के तौर पे। ये 2 ही कारण है जिसके द्वारा हटाया जा सकता है, और 2/3 बहुमत जो है वो लोकसभा राज्यसभा में दिखाना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा। ठीक है, आप किसी भी जज के, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हो, और साथ में 2/3 टोटल की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए 2/3 लोग, 2/3 वोटिंग वाले प्रेजेंट होने चाहिए। मान लो 100 लोग हैं अभी लोकसभा में, एग्जाम्पल ले लो, अवेलेबल है 545 में से 100 लोग हैं जो कि लोकसभा में आए, तो उसमें से 2/3 लोग जो है उनको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, उनको वोट करना पड़ेगा, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हो। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन नियुक्त करेगा, वो राष्ट्रपति ही नियुक्त करेगा, शपथ भी वही दिलाएंगे। अनुच्छेद 125 क्या बोलता है, जो भी सैलरी मिलेगी, ठीक है, वो कहां से मिलेगी दोस्तों, सीएफआई से। सीएफआई का मतलब क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, पहली बात तो पार्लियामेंट उनकी सैलरी के बारे में डिसाइड करेगी, और उनकी सैलरी के अंदर बदलाव नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। ओके, अनुच्छेद 126 की बात करें, कई सारे बच्चों को सीएफआई का मतलब पता नहीं होगा, अभी मैंने बोल दिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं कि हमारे सरकारी जो खजाना होता है ना, जहाँ पे सारे पैसे आते हैं, टैक्स के वैस के जितने भी, कोई भी सेंट्रल एम्प्लॉय होता है ना, उसकी सैलरी जो है वो सीएफआई से जाती है, समझ गए, जितने भी सेंट्रल के एम्प्लॉय है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और वेतन के बारे में 2nd शेड्यूल के अंदर भी लिखा हुआ है, जो हमारा 2nd अनुसूची है ना, उसके अंदर भी सैलरी जो है, सबकी सैलरी जो है वो लिखी हुई है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 126 के बारे में, जिसमें बात कर रहे हैं हम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर। जब भी हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश एब्सेंट होंगे या कहीं गए हुए होंगे, किसी भी कारणवश नहीं आ पाए, तो उनकी जगह पे क्या होता है दोस्तों, ठीक है, प्रेसिडेंट क्या करता है, किसी दूसरे जज को अपॉइंट कर देता है। और उसी तरीके से अनुच्छेद 127 में भी ये होता है, एडॉक जजेस बना दिए जाते हैं, क्या बोलते हैं इनको, ठीक है, तदर्थ न्यायाधीशों की, तदर्थ न्यायाधीश है जिनको अपॉइंट किया जाता है। अब ये तदर्थ न्यायाधीश कौन होते हैं, जैसे कि बोला गया कि 3 जजेस की बेंच है जो कि फैसला सुनाएगी। मान लो एक जज है जो कि आया ही नहीं, अब भाई 3 जज तो चाहिए ना वहाँ पे, तो किसी और को लेके आया जाता है उस जगह पे, उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको एडॉक जज कहते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं तदर्थ न्यायाधीश। समझ गए, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, पेपर में पूछते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, जो कि है सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, अनुच्छेद 129। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी कार्रवाई होती है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ठीक है, और अगर कल को लगता है कि भाई कंटेम्प्ट कर रहा है कोई, अगर मतलब रिकॉर्ड कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट की परमिशन से रिकॉर्डिंग हो सकती है, ऐसा नहीं है कोई भी जाके रिकॉर्डिंग करने लग गया। समझ गए कि सुप्रीम कोर्ट की कोई भी हियरिंग होगी उसको परमिशन के द्वारा ही रिकॉर्ड कर सकते हो। और अगर कल को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि अगर आप किसी ने अवमानना करी तो उसे दंडित भी करने की शक्ति कोर्ट के पास में होती है। अनुच्छेद 130 पे आ जाओ, ये आर्टिकल आपको याद नहीं करने दोस्तों, या इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, दिल्ली के अंदर होगा या किसी दूसरी जगह पे भी हो सकता है। अगर सीजीआई को लगता है और
अगर वो प्रेसिडेंट से अप्रूवल ले लेता है तब किसी और जगह भी न्याय जो सुप्रीम कोर्ट है वो बना सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र। अब ये मूल अधिकार क्षेत्र क्या होता है, कौन सा क्षेत्र है, दिल्ली का क्षेत्र है, मुंबई का क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे मूल अधिकार क्षेत्र की, ठीक है, तो यहाँ पे कई तरीके के होते हैं उसके अधिकार। जैसे कि मान लो कल को सरकार की और किसी राज्य के बीच में लड़ाई होगी तो कहाँ पे जाएंगे, दोनों मुद्दा सुलझाना है, अमेरिका के पास जाएंगे क्या? भाई अगर किसी सेंटर के बीच में, राज्य के बीच में लड़ाई हो गई तो कहाँ पे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहीं पे ही मुद्दा सॉल्व होगा। अगर कल को दो राज्यों के बीच में लड़ाई हो गई तो कहाँ पे जाएंगे? ठीक है, तो भी क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे। ठीक है, या फिर मान लो सरकार के बीच में और 2-3 राज्यों के बीच में लड़ाई हो गई तब भी कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये उसके मूल अधिकार क्षेत्र है। ये वाले जो केसेस होते हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही होते हैं, समझ गए? इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल मूल अधिकार क्षेत्र कहते हैं हम इसको सुप्रीम कोर्ट का। इसके अलावा यहाँ पे 2-3 पॉइंट और भी है, जैसे कि रिट जो जारी करते हैं, रिट लगाते हैं ना, पढ़ाते हैं ना रिट, तो वो रिट वाला भी ओरिजिनल होता है। ये रिट वाला भी ओरिजिनल ही होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट में लगाया जा सकता है। दूसरा जो हमारे यहाँ पे जो अगर हम बात करें मूल की, तो मूल को बात करें कि भाई मूल अधिकार क्षेत्र की, तो यहाँ पे आपको ये सब ध्यान रखने हैं, एक तो रिट वाला और एक है 2 राज्यों के बीच में लड़ाई और एक कंट्री के मतलब सरकार के बीच में और राज्य के बीच में लड़ाई। तो ये 3 बात आपको ध्यान रखनी है जो कि मूल अधिकार होते हैं। उसी तरीके से एक अपील भी होता है, आपराधिक मामलों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का अपील क्षेत्र अधिकार। अगर कोई हाई कोर्ट में हारता है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपील जुरिडिक्शन कहते हैं। जैसे कि भाई सलमान खान जो है हाई कोर्ट में हारे तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। मतलब हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो उनको बरी कर दिया था, लेकिन सरकार का चले गई, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी, तो इसको हम बोलते हैं अपील क्षेत्राधिकार। फिर एक और आता है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करना। तो आर्टिकल 137 में ये भी लिखा हुआ है कि अगर कल को न्यायालय से कोई गलत डिसीजन हो जाता है तो वो उसको वापस से सही कर सकती है। सबरीमाला के अंदर यही बोला गया था कोर्ट को कि भाई आप सही करो, इसको सही करो। काफी प्रेशर है जो कि बनाया गया था पार्टीज के द्वारा, ठीक है, लेकिन उन्होंने अभी तक चेंज नहीं किया। अनुच्छेद 141 क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कानून होगा ना वो सभी अदालतें मानेगी। अनुच्छेद 143 इसमें क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श भी करने की शक्ति है जो कि राष्ट्रपति की होती है। राष्ट्रपति चाहे तो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकता है कि बताइए ये वाले मैटर के ऊपर क्या करना चाहिए। जैसे अयोध्या वाला मुद्दा जो है वो बहुत भारी मुद्दा हो गया था, तो प्रेसिडेंट ने पूछा था सुप्रीम कोर्ट से कि बताइए हमें क्या करना चाहिए सरकार को, तो उन्होंने बताने से मना कर दिया। एक्चुअली के अंदर सुप्रीम कोर्ट उसको मदद करेगा नहीं करेगा राष्ट्रपति को, ये उसके हाथ में है। अगर वो चाहे तो मदद कर भी सकता है, नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकता है, समझ गए? इसके अलावा कई जगह पे हमारे देश में नागरिक और न्यायिक अधिकारी जो है वो लगाए जाएंगे जो कि सिविल और जुडिशियल केसेस को देखेंगे हमारे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अलावा। अब ये देखिए रिट के बारे में मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद 32 के बारे में, जिसके अंदर क्या होते हैं, मूल अधिकारों को लेकर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ओके, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, एक पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। एक संशोधन अधिकार भी होते हैं अनुच्छेद 137 के अंदर, जिसमें क्या होता है, रिव्यू कर सकता है। मैंने बताया ना, समीक्षा जो है वो कर सकता है सुप्रीम कोर्ट अगर उसको लगता है कि ये डिसीजन जो है वो गलत हो गया है। समझ गए? तो ये था